ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग नोटा। नोटा इज द नन ऑफ द अबव ऑप्शन। जब आपके पास मान लीजिए 6 लड़कियों के ऑफर है और आपको कोई सी पसंद नहीं, तो आप कौन सा प्रेस करोगे? नोटा। कि मुझे 6 में से कोई पसंद नहीं, 7वीं लाओ, ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पे वही चीज है, यू हैव 3 कैंडिडेट्स, सबको वोट चाहिए। अब इस फिक्शनल केस में क्या होगा, तीनों के पास 1 है, तो कैंडिडेट क्या माना जाएगा? टाई। और हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हम डिटेल में करेंगे पार्लियामेंट में। FPTP, दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट, जो भी पहले पार कर जाए। चाहे अब इस केस में मान लेते हैं इसको अगर 1 वोट मिला, बाकी सबको 0 और इसको 79, तो मेजॉरिटी वोट किसे मिले? एक नोटा को मिले, जीतेगा वो। मेजॉरिटी वोट नोटा को मिले, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट में जीतेगा ए। तो ये प्रॉब्लम है हमारी सिस्टम की, इसमें बहुत ज्यादा वोट वेस्टेज होता है, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कितने वोट से जीती होगी? जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, मैंने बता रखा है 16% वोट से जीती थी, जबकि सब कहने को मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी है। तो कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक इस बात का फायदा उठाया। फॉर 20-30 इयर्स कांग्रेस ने डोमिनेट किया पूरे इंडिया को, उसी तरीके से किया। मेजॉरिटी वोट कांग्रेस को नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद उसको सफिशिएंट वोट मिलते थे कि हर बार वो सरकार बना लेती थी। हर पार्टी इसका इस्तेमाल करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिस इज लिख लेते हैं। आर्टिकल 91A में आएगा ये आपका, लिखिए नोटा, नन ऑफ द अबव। Nota, none of the above. Within this, write down Nota as an option. Nota as an option. Nota as an option has been provided to allow the voters. Has been provided to allow the voters to express their opinion. To allow the voters to express their opinion about the candidates in elections. About the candidates in elections, full stop. Supreme Court in PUCL का हमने एक और जजमेंट करी थी, किसके लिए थी? एनकाउंटर। PUCL पे बहुत बढ़िया जजमेंट। यस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। और आपका वैसे सिक्योरिटी में आपको पढ़ाया जाएगा इंडियन सिक्योरिटी में कोटा, जिसकी वजह से लिख गया था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म है, जो नहीं रहा, उसको भी PUCL केस में था। वो PUCL ने बहुत लिबर्टीज के लिए काम किया। तो व्हाट वाज द लास्ट लाइन, जरा रिपीट करिए। हां, सुप्रीम कोर्ट इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस opined that opined that the people of India have the right to make an informed choice. ठीक है, full stop. Keeping this in mind, the election commission, yes, अच्छा, ये लो. Keeping this in mind, the election commission introduced nota. क्या हुआ? पोर्टल टाइम पे बंद नहीं हो पाया। मन लग गया, इसलिए लेट हो गए।
थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, हमने एक चीज लिखी है। ठीक है, नोटा के बारे में यही लॉजिक था हमारा बेसिकली। क्या है नोटा? नोटा है नन ऑफ दी अबव, जब किसी को पता नहीं। इसे लिख लो, काम को ड्रॉ कर लो ताकि याद रहे। क्या ये भाई ये ABC and then nota. सर क्या बोल रहा है ये? वायरस का पेन कहाँ से लिया बोलता है? किसने गिफ्ट दिया था? बहुत महंगा पेन है। अब आप बोल जाओ। वेरी गुड कास्टेड। कितना था? 80 आउट ऑफ 100। ये 8 पेन है जो मैंने लिया था। एलिजिबल वोटर्स, यस। बोल रही 8 पेन है जो मैंने लिया और वापस नहीं किया। लिखो 100 आर द एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, इसमें आपका वैलिड वोट कास्टेड 80। ठीक है, मतलब समझते हैं? अच्छा जी, कुछ नहीं है। 100 वोटर्स है हमारे पास। 100 में से 80 ने वोट दिया है एक्चुअल जाके उस दिन इलेक्शन में, 20 ने नहीं दिया। इन 100 में से 79 वोट नोटा को पड़े और बाकी कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी को पड़े। मतलब इन दोनों को कुछ नहीं पड़ा, इसको 1 मिला। तो कौन जीतेगा? ये। दिस पर्सन इज द विनर। दिस इज हाउ नोटा वर्क्स। नोटा का सिर्फ इतना काम है कि अलाउ किसी पार्टी को नहीं दे रहे। हाँ, नोटा का मतलब कि हमें जो भी कैंडिडेट था हमें कोई पसंद नहीं आया, पर इससे इलेक्शन का आउटकम नहीं बदलता। एक पर्सन का एफपीटीपी तो फेल हो गया है। एफपीटीपी फेल हो गया। एफपीटीपी कहाँ से फेल हो गया? 79 नोटा को मिला ना। तो उससे ओपिनियन एक्सप्रेस हो गई ना कि हमें पसंद नहीं आपके कैंडिडेट। इससे ये भी, इससे एक और चीज़ पता लग गई कि सरकार की जो सरकार का जो पसंद, जो आई वुड से अट्रैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है उस इलाके में, वो इतना बुरा है कि लोगों को पसंद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नोटा का जो एनालिसिस किया गया, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस नोटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? आपका नोटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्राइबल इलाकों में, आपका नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरियाज में। ये क्या बताता है हमें कि इन एरिया में लोग भारत सरकार को पसंद नहीं करते। एक एग्जांपल है, नोटा क्यों चुन रहे हो? वो नोटा नहीं चुनते अगर उन्हें सरकार पसंद होती। तो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस ट्राइबल में, नक्सलाइट एरिया में। ठीक है, क्लियर है? नोटा ये ड्रॉ कर लिया सबने? अब लिखो आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। एक तो ये जब छुट्टी होती है ना, ये वीडियो वाली, तो आर्टिकल 21A इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन। और वाकई में स्टेट की ड्यूटी होती भी। इसमें आई थिंक इसमें गवर्नेंस में आपको एजुकेशन का टॉपिक आता है, उसमें आप गवर्नेंस सोसाइटी बोथ में। लेकिन प्राइवेट एजुकेशन हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आपका जीन रेस इज अ वेरी रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट। जीन रेस बेल्जियन इकोनॉमिस्ट है जो इंडिया में रहता है। कहाँ रहता होगा ये? दिल्ली में। और क्या? पक्का दिल्ली में, बड़े मेंशन में। ही लिव्स इन मुंबई स्लम्स। अगर किसी को पैसे से प्यार नहीं होता। जीन रेस इज अ बेल्जियन इकोनॉमिस्ट। ही इज द पर्सन। बैचलर आदमी होगा तो पैसा से प्यार नहीं होगा। अच्छा, ये कैसे बेसिकली ही इज अ रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट। इसके ये जॉइंट आर्टिकल इसके बहुत पब्लिश होते हैं अलॉन्ग विद अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को पता है, नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट। इनके साथ इसके बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और हमारा मनरेगा स्कीम है, उसका जो बेसिक जो कोर बनाने वाला व्यक्ति है वो भी यही है। He is such a renowned person कि अगर ये चाहे तो अभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में दुनिया की पढ़ा सकता है करोड़ों की सैलरी पे। बट स्टिल दिस पर्सन लिव्स इन वेयर? मुंबई स्लम्स में रहा, अब दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली में भी किसी स्लम में रहता है, सीमापुरी या समथिंग, आई डोंट नो।
अपनी अपनी चॉइस होती है, हर किसी को पैसे से प्यार नहीं होता। दिल्ली जाए थे कभी, हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहता है क्या? मिलने बेसिक सॉरी मिलने जाए, थोड़ा तेज बोल यार। मिलने जाए ऐसे कभी। हाँ बिल्कुल, एक इसका गोल कर लेना, इसका कहाँ है, यू कैन गो एंड मीट हिम, ऐसा कोई इशू थोड़ी ना है। सिंपल रहता है, सिंपल कपड़े पहनता है, आपको चप्पलों में मिल जाए चप्पल और सिंपल सी क्या बोलते हैं पैंट और शर्ट और कुछ नहीं। He has nothing basically, or but if he wants, the problem is he has the potential. If he wants, he can be anything, but still he chooses to be nothing. कोई गांधी वाला लॉजिक है। गांधी चाहता तो क्यों नहीं जी सकता, गांधी चाहता तो पहला प्रधानमंत्री बन सकता था, कोई मना कर पाता गांधी को प्रधानमंत्री बनने से, बट ही डिड नॉट चूज दैट। जब पटेल, अंबेडकर, नेहरू दिल्ली में बैठ के सरकार का फैसला कर रहे थे, तब गांधी जी कहाँ थे? वेस्ट बंगाल में टॉयलेट्स रोक रहे थे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ पॉलिटिशियन। एक लीडर जनता को पहले रखता है, अपने सुकून को बाद में। यहाँ पे दिल्ली में बैठ के लोग सरकार बनाने की सोच रहे थे और वो कलकत्ता में जाके टॉयलेट्स रोक रहा था। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर। एनीवे, तो जीन रेस्का बेसिकली दे हैव पब्लिश्ड अ जॉइंट आर्टिकल इन व्हिच दे हैव आर्ग्यूड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज प्राइवेट एजुकेशन। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आरटीई समझेंगे। व्हाट इज द इशू? जब एक अमीर के व्यक्ति के लिए, फॉर एग्जांपल, हु गोस टू प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स? अमीर लोग जिनके पास अफोर्ड हो, who can afford, who has linkage basically। मान लीजिए जॉइंट सेक्रेटरी का लौंडा या लौंडिया जा रही है किसी बढ़िया से स्कूल में प्राइवेट में, अगर वही बच्चा किसी सरकारी में जाएगा और मान लीजिए एक दिन टीचर नहीं आया, वो जाके अपने बाप को बोलेगी या बोलेगा, सीधा होम सेक्रेटरी को बुलाएगा, या मैंने सुना स्कूल में बच्चे टीचर नहीं आया, you're getting my point? सीधा एजुकेशन सेक्रेटरी को कॉल कर देगा वो। That's the difference. The people with power and access, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं, स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं। इसलिए हमारे सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल बर्बाद है। इसलिए बर्बाद है क्योंकि जब आपको पता होगा, जब सरकारी हॉस्पिटल में अभी क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं और जो सरकारी स्कूल में आपके टीचर्स होते हैं, दोनों का एटीट्यूड अलग होता है। दोनों का होता है, यहाँ पे कौन आता है, उन्हें पता है बेसिकली गरीब का बच्चा आने वाला है। एंड दोज पीपल जो दिन में खाना नहीं जुगाड़ पाते, वो कहाँ सरकार के पीछे जाएंगे मेरे खिलाफ, तो डरता भी नहीं है। अगर ये मान लीजिए हर व्यक्ति, चाहे आप कितने भी अमीर हो कितने भी गरीब हो, इफ़ यू हैव टू गो टू द सेम स्कूल, इफ़ यू हैव टू गो टू द सेम क्या होता है हॉस्पिटल, तो सरकार को काम करना पड़ेगा। वहाँ जो डॉक्टर बैठा है वो डरेगा, उसे नहीं पता सामने वाला हो सकता होम सेक्रेटरी का लौंडा हो, मैं उनसे डांटा अगले दिन मेरा ही टर्मिनेशन। That is what Jean Grace and Amartya Sen in their joint article emphasized that the biggest problem with India is its education and health is controlled by private sector। जब तक आपके पास प्राइवेट सेक्टर नाम का एक बड़ा सा मैक्स हॉस्पिटल है, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एम्स में भी व्यक्ति को इलाज मिलेगा। तो गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट वी शुड डू, इस बात पे आप यूएस को ट्रेस कर सकते हैं। यूएस में आप देखिए, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे दो तरह के स्कूल होते हैं यूएस में, पब्लिक स्कूल होता है और प्राइवेट स्कूल में रेयरली कोई जाता है सर। हाँ, जो बहुत ज़्यादा ही पैसा और हाई फीस भी बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत रेयर केस में आपको प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर होते हैं एक्सट्रीमली रिच लोगों के लिए, बट स्कूल्स में नोबडी प्रेफर प्राइवेट, सब पब्लिक होते हैं। एक ही स्कूल होता है, उसमें सब लोग जाते हैं, लेकिन स्कूलिंग में, कॉलेजेस में अलग होता है। कॉलेज में तो प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कॉलेजेस में रिवर्स है। कॉलेजेस में गवर्नमेंट में जाने के लिए मारामारी होती है, प्राइवेट में नहीं जाना चाहता है, तो वो एक अपनी चीज़ है। बट स्कूलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और इससे एक और फायदा होगा, जब एक अमीर के व्यक्ति गरीब के व्यक्ति से बैठेगा। इससे जो अम्बेडकर जी हमेशा कहते थे, द इंडिया ऑन अ मूवमेंट, इंडिया ऑन चर्न वाली बात, जब लोग घुलेंगे मिलेंगे तभी तो इंडिया बनेगा। आप हिंदी इम्पोज करने से हिंदी नहीं आएगी। एक हिंदी करता है, हिंदी लैंड से बोलो तमिलनाडु में जाकर शादी कर ले, उसे हिंदी सिखा देगा, उससे वो हिंदी सीख लेगी। लेकिन अगर सरकार इम्पोज करेगी तो कतई नहीं सीखने वाली। तो गेटिंग माय पॉइंट, इसीलिए तो हमारा नेपाल से ओपन बॉर्डर है कि जब हमारे कल्चरल रिलेशन होंगे, ओवर टाइम नेपाल विल स्टार्ट थिंक कि हम इंडिया तो है। तो गेटिंग माय पॉइंट, इसमें अब हम इसकी बात कर रहे थे, इस कॉन्टेक्स्ट में आपका लाया गया था आरटीई। नहीं, इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लाया गया था, तो मैं बता रहा हूँ, बट जनरल लॉजिक यही था। द लॉजिक वाज दैट एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी दैट एजुकेशन अप टू कॉलेज इज अ फंडामेंटल राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। पर सरकार पे इतना पैसा है नहीं, तो सरकार ने बोला एजुकेशन में इतनी तो नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट हम 14 साल तक ध्यान रखेंगे। बेसिकली कहाँ, कौन सी क्लास तक बैठ टू एजुकेशन?
8th तक, 10th तक नहीं। अच्छा एक बात तो जैसे सरकार पढ़ाना चाहता है, वो पहले था नहीं है, पहले उनकी इसके पहले इसमें था कि किसी बच्चों का फेल नहीं कर सकते। ऐसे सरकार अगर दिल्ली गवर्नमेंट को छोड़ दे सकते तो और कोई रीजन का स्टेट मतलब बिहार झारखंड मतलब ऐसा हाल ही रहता है पब्लिक स्कूल का वहाँ पे कि मतलब दिखाता है सरकार पढ़ाना चाहता नहीं है। सरकार पढ़ाना चाहती है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है कुछ, तो उसके वही तो रीज़न है। मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक आपका अमीरों के लिए अलग अस्पताल है, अलग स्कूल है, गरीबों के लिए कुछ नहीं सुधरने वाला एटलीस्ट। और उसमें बहुत फ़ायदा है, सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से मत देखिए आप, सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से मत देखिए। बेसिकली व्हाट इज़ द इशू कि हमारे पास प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ये इनका आर्गुमेंट है। इट्स अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट। सेकंड फायदा क्या होगा, जब एक अमीर का एक और पता है, इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस अमीर लोग करेंगे क्योंकि वो इंटरमिंगलिंग नहीं चाहते। मान लो तुमने एक अमीर की नौकरियां बटा ली सरकारी स्कूल में, फिर तुम तो गरीब से अमीर हो गए। ये उल्टा हो गया, वो फंस गया किसी के प्यार में, फिर तुम तो गरीब से अमीर हो जाओगे, वो तो बेचारा बर्बाद हो गया। लड़की क्या आपने लगा उल्टा हो जाएगा, उल्टा कैसे होगा सर? उल्टा कैसे होगा, लड़की गरीब लड़का अमीर? दोनों केस में जो भी होगा पूरा वाला सर वो रिच हो जाएगा ना। हाँ, दूसरा पार्टनर रिच हो जाएगा, वो तो मैंने बोला, चलो वो तो एक जनरल आर्गुमेंट है। बट इसका बेस्ट फायदा होगा इंटरमिंगलिंग ऑफ क्लासेस। अभी क्या होता है, एक अमीर व्यक्ति जिंदगी भर अमीरी में रहता है, तो गवर्नमेंट स्कूल है हाउ टैकी, ठीक है, वो नहीं चाहते। ये सोशल स्टिग्मा, यही प्रॉब्लम आपकी आती है ITI में। जो आपके ITI और समर कोर्सेज जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल करना नहीं चाहते। आप बीटेक करते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अगर आपसे बोला जाए एक ब्रिक ले कर दो तो आपको बुरा लगता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं ब्रिक क्यों ले करूँगा? अबे सिविल इंजीनियर हो ना, तो ब्रिक ले करो। इस बात में जर्मन एजुकेशन बहुत अच्छा है। जर्मन में वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी होती है। अगर आप कुछ भी हो, आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट भी सीखना होता है। तो कहते ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? बेसिकली इसका एम था, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन, वो तो है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रोविजन जो मुझे लगता है 25% रिजर्वेशन का। इट प्रोवाइड 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कास्ट का मतलब ऐसा रिजर्वेशन दिखाई नहीं देता कभी स्कूल। दिल्ली में कितना है? दिल्ली में तो बहुत है। हर स्कूल में दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पोर्टल है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसमें रोस्टर सिस्टम है और आपके बच्चों को एडमिशन मिलता है। 25% जितनी भी सीट होती है हर प्राइवेट स्कूल में, दे आर रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर। उसमें सबसे बड़ा फायदा होता है, सारा खर्चा सरकार उठाती है, आपकी एजुकेशन का, आपकी क्लोथिंग का, आपकी बुकिंग का, आपके ट्रैवल का, जो भी फैसिलिटी उस प्राइवेट स्कूल में दी जाती है किसी को भी, वो आपको भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत लोग हैं हमारे, मैं मतलब लिटरली जानता हूँ कई लोगों को जो लिटरली जो मतलब रिच तो नहीं है बट मिडिल क्लास में आते, स्टिल वो सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हैं, किसी तरह से जुगाड़ बिठाते हैं ताकि इस 25% का फायदा उठा सकें। और दिल्ली में तो बहुत फंक्शनल है, ये बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनल है। आपने देखा है किसी को? अच्छा, कूल, इट्स अ गुड स्कीम। तो इट इज अवेलेबल ऑल इंडिया लेवल पे। वो कह रहा था मेरा ही बना हुआ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। अदर प्रोविजन आपको पता ही है कि कितने साल से, 6 से लेके 14 साल के बच्चे इसमें कवर होते हैं। 6 से नीचे आता है आपका प्री स्कूल एजुकेशन, जो आपकी कवर कौन करता है? कौन कवर करता है? प्लीज सर ये 25% है, वो तो अप टू 12 होगा ना? क्या ये 25% रिजर्व एडमिशन पे है? आप अगर एडमिशन ले लो तो आप 12 तक ही जाओगे। वैसे ये एक्ट 8 तक कवर करता है। नहीं, लेकिन फिर जो खर्चा उठाएगी ना सरकार, वो 12 तक का करेगी। यार ये तो मैंने कोई नोटिस भी नहीं करा, कभी मुझे आइडिया नहीं इसका कि पूरा उठाती है नहीं। मुझे इतना पता है कि जितने साल आप रहोगे RTE में उतना कवर होता है। 25 पर पूरा खर्चा उठाती है तो सरकार, पूरा XYZ दिल्ली उठाती है। अब आपकी स्टेट कितना उठाती है मुझे नहीं पता। हम लोग स्टेट में तो मेरे को लगता भी नहीं कि ये होगा। है मेरा चाचा का लड़का, छोटा है, 5th क्लास में, वो RTE से पढ़ रहा है केवी में, केंद्रीय विद्यालय में। तो 12 तक वो ऐसे ही विदाउट फी। केंद्रीय विद्यालय में सर, केंद्रीय विद्यालय तो अलग है, वो तो सरकार का खुद का है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें तो फी देना ही पड़ता है। हाँ, तो उसमें भी फ्री होगा। सर मेरी अच्छी है दो, मतलब एक फुल गर्ल्स को एक फुल बॉयज, हमारे से उसमें हम अपने को भी जितने पता है, मेरे कई लोगों को जिनको मैं जानता हूँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं सारे के सारे। तो जितने प्राइवेट स्कूल यहाँ पे AVP, वनस्थली और आपका क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे विक्टर पब्लिक स्कूल वगैरह है, इस दिल्ली में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, रेनोन स्कूल, भारतीय पब्लिक जो शायद कपिल देव का है,
कि उसमें भी सब में 25% कंपलसरी है। दिल्ली में तो है, बाकी स्टेट का मुझे आइडिया नहीं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करती है। झारखंड में तो पक्का नहीं है। देखो ये एक्ट ऑल इंडिया लेवल पे पहली बार हर सरकार में एप्लीकेबल है। अगर आपकी स्टेट में नहीं है तो इसमें आपकी गलती है कि आप सरकार की गर्दन नहीं पकड़ रहे। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, छोड़ो हाँ बोलिए ना सर। चलो रूल बाद में रखेंगे, ठीक है। इतिहास जेल से नहीं पढ़ाना चाहता मैं तुम लोगों को, ठीक है। 6 से 14 साल बेसिकली इट कवर्स द एज ऑफ 6 to 14। 6 से नीचे आता है आपका प्री स्कूलिंग, दैट इज कवर्ड बाय आंगनवाड़ी। बहुत अच्छा है आंगनवाड़ी। आई एम सेइंग, देखिए इंडिया में आंगनवाड़ी सिस्टम आपका अगर इसे ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, इससे बढ़िया सिस्टम नहीं है। आंगनवाड़ी हो गई और आपकी आशा वर्कर्स हो गई। आशा होती है जो आपने आशा वर्कर्स हेल्थ में कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आशा वर्कर्स जो आपके गांव वगैरह में लेडी होती है ना, हेल्थ वर्कर्स होती हैं, दे गो टू द हाउस टू हाउस आती हैं, असिस्टेंस करते हैं, पोलियो ड्रॉप वगैरह डालती हैं। दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर ऑफ आवर हेल्थ सिस्टम। प्रधानमंत्री को प्लेन देना दे, उनको सैलरी टाइम पे दे, बट बेसिकली दे आर टीचर्स एज पेड लेबरर्स। 10,000 कितनी हुई, 10,000 से ज़्यादा सैलरी क्या होगी उनकी, वो भी इंसेंटिव बेस्ड होती है। सैलरी टाइम पे भी नहीं आती है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है ज़्यादातर, बट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज हेल्थ सिस्टम। अगर हम उन्हें एम्पावर कर दें ना, तो हमें जो बड़े फैंसी स्कूल्स में डॉक्टर बन के निकलते हैं और फिर वो फॉरेन चले जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू रियली एम्पावर्ड आशा वर्कर। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए गाँव में, तो क्या होता है थोड़ी सी बीमारी है, वहाँ के आधे बेकार डॉक्टर बेकार होते हैं, तो छूटते वो कहाँ भागते हैं, दिल्ली भाग आते हैं। और दिल्ली में आके एम्स आपके जो हॉस्पिटल के बाहर लोग पड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, अगर ट्रीट करना, अगर नॉर्मल डॉक्टर भी थोड़ा बहुत आइडिया भी हो वो भी ट्रीट कर सकता है। लेकिन द थिंग इज कि वहाँ पे उन्हें मिलता नहीं, वो छूटते दिल्ली भागाते हैं। उससे क्या होता है, दिल्ली में बर्डन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इस बात में हमारे साउथ सदर्न स्टेट्स बहुत अच्छे, खासकर केरला। एजुकेशन के मामले में केरला का कोई जवाब नहीं, 100% लिटरेसी कहीं नहीं है। एक लौती स्टेट है भारत, पूरे भारत की एक लौती स्टेट है जहाँ पे फीमेल ज़्यादा है मेल के मुकाबले। सेक्स रेशियो इज बेटर फॉर फीमेल इन केरला। आपको सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में हर चीज़ में आपको केरला टॉप पे मिलेगा, पर कैपिटा हर चीज़ में केरला टॉप पे भाई। दैट्स व्हाई केरला इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। दैट्स द इन्फ्लुएंस। तो और क्यों इसलिए हमारी सदर्न स्टेट अच्छी क्यों है, क्योंकि ना बीजेपी ने रूल किया ना कांग्रेस ने रूल किया, इसलिए वो अच्छी है। बीजेपी का भी देखें, कर्नाटक छोड़ दो तो और किसी कोई नीचे साउथ में बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। कांग्रेस ने भी बहुत कम रूल किया है, वहाँ पे अपनी खुद की रीजनल पार्टी के साथ वो कोलिशन में रूल किया है, डायरेक्ट रूल नहीं है कांग्रेस का। तमिलनाडु पे देख लो, इंदिरा गांधी जब तानाशाह थी, सब कुछ तानाशाह थी कहने में क्या होता है, यहाँ बोल सकते हैं इंदिरा गांधी का बोल सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार किसी और की है, ठीक है। क्यों, इंदिरा गांधी वाज अ डिक्टेटर आउट एंड आउट बेसिकली, बट इवन दैट शी कुड नॉट कंट्रोल तमिलनाडु। तमिलनाडु में उसकी सरकार नहीं थी, पूरे देश में थी, सिर्फ तमिलनाडु छोड़ के। तो साउथ ने अगर आपको आपकी डेमोक्रेसी जिंदा है तो साउथ का कोई दिखे तो थैंक यू बोलो, ठीक है, बिकॉज दे आर कीपिंग अ डेमोक्रेसी अलाइव बेसिकली। एंड इनको भी नॉर्थ वालों को मौका मिले तो 2 दिन में राजा बना ले किसी को, क्या हो राजा आया रानी आई। Anyway, तो आंगनवाड़ी सिस्टम इज गुड। साइंटिस्ट भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साउथ से ही है सर। अभी इसरो की चीफ इट्स अ डेवलप पार्ट। मैं हमेशा कहता हूँ अगर नॉर्थ को हम निकाल दें, खासकर यूपी बिहार को, तो इंडिया से डेवलप कंट्री, ठीक है। मैं यूपी से आता हूँ, बट जो सही है वो सही है, अब क्या कर सकते हैं। एनीवे क्या बोल रहा है, हाँ, तो देखिए 6 से नीचे क्या है हमारी प्री स्कूलिंग विल बी कवर्ड बाय आंगनवाड़ी। 6 से 14 के बीच में 6 से 14 के बीच में आपके पूरा एजुकेशन कवर होती है। राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड्स यू राइट फॉर दैट। और इसमें सबसे बड़ा प्रोविजन क्या है, 25% रिजर्वेशन। अनदर प्रोविजन, प्राइमरी एजुकेशन आपको विदिन 1 किलोमीटर होगी और सेकेंडरी एजुकेशन आपको विदिन 3 किलोमीटर। मतलब हर 1 किलोमीटर में स्कूल होगा आपके लिए, जहाँ पे आप रहते हैं उसके 1 किलोमीटर के दायरे में ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। और उसमें एक और बहुत पावरफुल प्रोविजन है, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कहने का मतलब अगर आप बांग्लादेश से भाग के आए हो और इमिग्रेट हो, तब भी आपको एडमिशन मिलेगा सरकारी स्कूल में। दैट्स द वेरी, ये इसलिए कहा गया था कि बहुत क्या होता है, मानने वाले लेबरर वगैरह है, उनके खुद के डॉक्यूमेंट तो होते नहीं, बच्चे क्या बनवाएंगे वो। तो चक्कर में क्या होता है, स्कूल मना कर देते हैं एडमिशन को कि आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो हमने एक्ट में दे दिया कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी बच्चे को आप एडमिशन मना नहीं कर सकते फॉर द वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 21A में आता है। हाँ, उसके तहत एक्ट बना ना, RTE एक्ट। 21A में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत हमने बनाया RTE एक्ट, ठीक है।
बहुत प्यारा एक्ट है, अगर सरकार इसे ही इम्प्लीमेंट कर देना ठीक से तो हमारे आधा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए। ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ठीक से, हमें और टूल्स की जरूरत नहीं है, इसे इम्प्लीमेंट कर दो प्रॉपर से। कितना बढ़िया प्रोविजन आप देखिए, 1 किलोमीटर में एक स्कूल चाहिए प्राइमरी के लिए, 3 किलोमीटर में सेकेंडरी के लिए। कोई डॉक्यूमेंट अभी भी बहुत से स्कूल में होता है, अगर बच्चा जाए तो उसके डॉक्यूमेंट मांग जाते हैं, ये लाओ वो लाओ, मना कर देते हैं एडमिशन के लिए। तो इन दैट सिनेरियो अगर आप किसको जानते हो तो मदद कर सकते हो, सीधा जाके वहाँ का जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है जो सरकारी होता है उस पर कंप्लेंट आप सीधी करो स्कूल की, प्रिंसिपल की। क्योंकि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है देखना कि किसी भी बच्चे को एडमिशन डिनाई ना हो फॉर द वांट ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आप उस इलाके में रहते हो, चाहे आप बांग्लादेश से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ के स्कूल में एजुकेशन मिलेगी, सरकारी एजुकेशन फुल फ्री। और अगर प्राइवेट चाहिए तो 25% में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अनदर प्रोविजन इसमें है आपका विद रिस्पेक्ट टू टोटल रिजर्व बेस्ड तो रिसर्च बेस्ड होते हैं ना, वो नहीं होते सब। 25% रिसर्च बेस्ड स्कूल कौन सा होता है? अरे इंस्टीट्यूशन मतलब कॉलेज वगैरह कुछ होते हैं। मैंने तो देखा 5वीं क्लास के बच्चों को रिसर्च करवा रहे हैं। मैं समझ गया आप लॉजिक निकाल रहे हो। जो रिजर्वेशन मिलता है आपका यूनिवर्सिटीज में, उसमें रिसर्च बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता। मैंने कवर किया था ना आर्टिकल 50 में, फिर रिमेंबर, तो वो यहाँ अप्लाई नहीं होता, ये स्कूल के लिए है। स्कूल रिसर्च बेस्ड नहीं होता भाई, कौन सा रिसर्च बेस्ड स्कूल होता है? अरे अब पूछा था चलो कोई नहीं, वही जो आपने उस टाइम बताया था वही बात। हाँ मुझे लग रहा था आपको वो चीज़ याद आ रही होगी, नहीं ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। एक और इसमें बहुत अच्छा प्रोविजन है, एक पर्टिकुलर रेशियो होगी टीचर टू पीपल। टीचर्स, एक टीचर पर कितने पीपल्स होंगे उसकी भी पर्टिकुलर रेशियो होगी, कोई फॉलो नहीं करता है। उसके अलावा इसमें बहुत से प्रोविजन है, टीचर ट्रेनिंग को लेकर इसमें प्रोविजन है, काउंसलिंग को लेकर इसमें प्रोविजन है, एडिशनल एग्जाम्स को लेकर इसमें प्रोविजन है। दिस एक्ट इज अ वेरी गुड एक्ट। अगर हम सिर्फ इसे ही इंप्लीमेंट कर देना स्ट्रिक्टली तो आधा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए हमारा। इसमें एक और आता है कॉम्प्रिहेंसिव। आपने देखा था पहले एक एग्जाम होता था, बोर्ड के एग्जाम वगैरह जो कैंसिल किए गए इसी के चक्कर में किए गए। इसने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, जिसमें आपका केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही नहीं, आपकी बाकी एक्टिविटी भी काउंट होगी, इस तरह की चीज़। क्लियर? इट्स अ वेरी गुड एक्ट, बट सैड फॉर अस कि कोई जिन्हें चाहिए उन्हें पता नहीं, जिन्हें चाहिए उन्हें पता नहीं, जिन्हें पता है वो इंटरेस्टेड नहीं। इसका सॉल्यूशन देखिए मुझे एक ही समझ में आता है एजुकेशन का, कि हमारे जब तक एक अमीरों के गरीबों के स्कूल अलग अलग हैं, चीज़ें नहीं बदलेंगी। फोर्स करो कि हेल्थ सेक्रेटरी हो कहते हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी का बच्चा भी उसी स्कूल में जाए जहाँ पे रिक्शे वाले का बच्चा जाता है। तो देखो हेल्थ सेक्रेटरी के बच्चे को अच्छी, सॉरी एजुकेशन सेक्रेटरी के बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले ना मिले, उस रिक्शे वाले को मिल जाएगी। क्या पता अगला एजुकेशन सेक्रेटरी वही बन जाए, ठीक है। तो एजुकेशन में रिफॉर्म लिखिए। आर्टिकल 21 लिखिए, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। It is not an absolute right. It depends upon absolute right. It is not an absolute right. It depends upon the capacity of the state. It depends upon the capacity of the state. कैपेसिटी मतलब पैसा है नहीं, दिल्ली में तो बहुत पैसा है। ये 25% का रिजर्वेशन दिल्ली क्यों प्रोवाइड करवाता है? तो दिल्ली जो सरप्लस स्टेट है, हमें पैसे की कमी नहीं, दिल्ली में खर्चा कम है, दिल्ली सरकार का इनकम ज़्यादा है, तो सबको प्रोवाइड करा लेती है। अब सब झारखंड में बोल रहे हो सकता है झारखंड गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट में पैसा नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है ना, मिनिस्टर जी की गाड़ी भी तो खरीदनी है और डाला भी तो तो ये सब तो ये तो एक वो हो गया, मतलब एक कमी हुई इस प्रोविजन में सर, वो तो भी तो फायदा उठा सकते हैं। इसमें कमी सिर्फ जनता की हुई ना। आप सरकार की गर्दन पकड़ लो, अपनी सरकार की गर्दन पकड़ो, स्टेट की, भाई तुम अपने लिए प्लेन खरीद सकते हो, उस प्लेन से कितने स्कूल बन जाएंगे वो बनाओ पहले। जनता कमी हमारी है ना, हमारे पास तो एक्ट बना के, अब इससे ज्यादा क्या जाएगी पार्लियामेंट? आपको एक्ट बना के भी दे दिया, अब वो इन्फोर्स नहीं हो रहा क्योंकि आप इन्फोर्स नहीं करना चाहते। हमेशा याद रखिएगा, छोड़ो मत याद रखना। याद रखना चाहिए सर, बताइए कैसे यार मना करते हैं इनसे, हैं मना करते हैं सर, ये चलाएगा। हाँ सर। आरएफ भैया के शब्द याद रखना, जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा होती है, और जब संसद आवारा होती है तो सरकार निकम्मी होती है।
ठीक है ना, सड़कें खाली नहीं होनी चाहिए कभी भी। और इसका मतलब ये नहीं हथियार लेके बैठ गए, नहीं, नॉन वॉयलेंट। बट सरकार को हमेशा याद रहना चाहिए कि इनका पापा कौन है, उनके पापा जनता है। नेता को हमेशा याद रहना चाहिए कि वो हमारा नौकर है। प्रधानमंत्री जब अपने को प्रधान सेवक बोलते हैं, क्योंकि वो तो ये बात समझते हैं, प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कई बार बोल रहे हैं, मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं। वो तो ये जनता को बताना चाहते हैं कि मैं वो सेवक तो ये भी बोलते हैं मैं चौकीदार। अच्छा, वो तो हर कोई 10 चीजें बोलता है। अब फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल, सर उन्होंने गधा ही बोला अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गधा 24 घंटे काम करता है, मैं भी 24 घंटे काम करता हूँ। वो तो यार नेताओं की एक बड़ी कमाल की बात होती है, ठीक इसके मोदी नहीं, वो अपना खुद का मजाक उड़ाना भी जानते हैं। अब जैसे केजरीवाल को, तो केजरीवाल चप्पल में घूमता था, 2-3 लाख रुपए की सैलरी है उसकी, फिर भी चप्पल में, इतने महंगे हैं क्या जूते, ठीक है। बट दैट इज अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहता था कि आई बिलोंग टू द कॉमन पीपल। ममता बनर्जी आज भी चप्पल में घूमती है, क्या उससे पैसे नहीं जूते खरीदने के, बट द थिंग इज शी वांट टू पोर्ट्रे कि मैं आपसे बिलोंग करती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, पॉलिटिक्स में इमेज ही सब कुछ होता है। आपके बैंक में खरबों रुपए पड़े हो तब भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप पोर्ट्रे कर रहे हो कि मैं जनता की तरफ हूँ, ठीक है। दैट इज द थिंग। जो भी है ऐसे आपकी गलती है, प्रोटेस्ट करो, सरकार को, झारखंड सरकार को याद दिलाओ कि आरटीई एक्ट इम्प्लीमेंट करो। हम तो अकेले मेरा कैसे, अरे अकेले आपने पढ़ा ना अरब स्प्रिंग, हाँ, एक अकेले बंदे ने आगे लेकिन वो तो मर गया जो किया वही ये होता है भाई, जो इनिशिएट करेगा वो तो मरेगा, ठीक है। तुम इनिशिएट करोगे तुम तो गए, लेकिन किसी का भला कर जाओगे, अमर हो जाएंगे। देखो कहते हैं ना, आप जब तक जिंदा रहते हैं, जब तक आपको याद करने वाला लास्ट व्यक्ति जिंदा है, तो वो तो अमर हो गया। इतिहास में कुछ होना हो उसे याद करेंगे लोग, क्या कहते हैं, इतिहास का पार्ट मुझे नहीं बनना, अपनी अपनी चॉइस होती है। हर नेता को इतिहास का पार्ट बनना है। नेता की दिली ख्वाहिश होती है कि इतिहास उसे सुनहरे शब्दों में याद रखे। पर सकता है ऐसा, एवरीवन वांट्स टू गो इन हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। हाँ, ये बात भी सही है। चलो आगे लिखिए। लिख लिया ना, अब लिखिए सेलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फीचर्स ऑफ द एक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड the right to education. ऐसा भी लगता है ना सर, जैसे सरकार, कोई भी सरकार करती है कि अगर सोचते है कि अगर एडवोकेट नहीं रहेंगे तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में ही रह जाएंगे, अगर एडवोकेट कर देंगे तो फिर ये लोग नौकरी भी मांगेंगे, सब कुछ देने के बाद भी सरकार गिरा देंगे। मैंने आपको बोला ना, सरकार दो लोगों से तो डरती है, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट। कोई भी सरकार रही हो, दुनिया की कोई भी रही हो, दे ऑलवेज हेट इंटेलेक्चुअल्स, दे ऑलवेज हेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट में वो माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को जेल में डालना चाहते हैं। ये हमेशा रहता है, नोबडी लाइक्स देम, क्योंकि दे आर द मोस्ट इंडिपेंडेंट पीपल, सोचते हैं दिमाग से। चलो जो भी है, ठीक है, लिख ले। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आरटी है, अंडर आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था? 86। ठीक है, अब फर्स्ट प्रोविजन लिखना शुरू करिए। फर्स्ट प्रोविजन, एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप, every child in the age group, every child in the age group of 6 to 14, 6 to 14 is provided free and compulsory, is provided free and compulsory education, free and compulsory education in the neighborhood, in the neighborhood school that is within 1 kilometer, that is within 1 kilometer
up to 5th, within 1 kilometer up to 5th, and up to 5th class. Within 1 kilometer of Within 1 kilometer up up to to here. Within 1 kilometer up to 5th, and within 3 kilometers up to 8th. 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए प्राइमरी के लिए, और सेकेंडरी के लिए 3 किलोमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 25% रिजर्वेशन। सेकंड हाँ, सेकंड 25% reservation in every private school. 25% reservation in every private school full stop. The government bears the entire expenditure. The government bears the entire expenditure. Full stop. Next, इसी में लिखिएगा no seat can be left vacant in the quota. No seat can be left vacant in the quota. Vacant, VACANT, मतलब खाली सीट नहीं छोड़ सकते। आप ये बहाना नहीं मारेंगे कि इस बच्चा हमारे पास आया नहीं आया तो खुद लेके आओ, लेकिन आप खाली नहीं छोड़ोगे कोई भी सीट। 25% रिजर्वेशन वाली, ठीक है। अगला लिखिए, ठीक है, नो एडमिशन टेस्ट। नेक्स्ट प्रोविजन, नो एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू। No admission test or interview either of the child or parents. Either of the child or parents. Next point. ठीक है, no candidate can be denied admission. No candidate can be denied admission. No candidate can be denied admission for the want of documents. For the want of documents. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, a particular next to a particular teacher to people ratio. A particular teacher to people ratio. A particular teacher to people ratio and minimum qualifications and training. Minimum qualifications and training for the teacher. Teachers. ठीक है, दिस इज द प्रोविजन। बंद कर दे, कोई नहीं। Here, this is the beauty of your RTE Act. गुड एक्ट है, अब इम्प्लीमेंट हो जाए तो और भी बढ़िया। क्या करें, सरकार में ये कमी जो है। देखिए प्रॉब्लम्स लिख लीजिए 2-3 ताकि कंप्लीट हो जाए। देखिए प्रॉब्लम्स,
इसमें है पहला लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी सिंड्रोम, क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी सिंड्रोम। मतलब क्वांटिटी मेंटेन कर दी है, सिंड्रोम क्या होता है, क्वांटिटी तो मेंटेन कर दी है कि 25% रिजर्वेशन देंगे, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में क्या होता है, रिजर्वेशन मिल जाता है पर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। और जो 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल है, स्कूल बना दिया, बिल्डिंग बना दी, ना टीचर है ना स्टाफ है। ठीक है, तो पढ़ो जैसे पढ़ सकते हो, एडमिशन भी दे दिया लेकिन पढ़ो जैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हर स्टेट खासकर हमारे प्रिय यूपी बिहार में बहुत पाई जाती है। तो टीचर आते हैं तो अपने स्वेटर बना रहे होते हैं, अपनी थोड़ी सिलाई कर रहे होते हैं। टीचर आते हैं मस्त अपना, नहीं सर मैंने देखा है कुछ स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर स्वेटर भी बनाते हैं इसमें। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पता है ना सामने बच्चे बैठे हैं वो कौन है, वो क्या कर लेंगे, कौन सा इन्फोर्समेंट कर लेंगे। उनके पेरेंट्स दिन के वेजेस कमाने में ही जिंदगी निकाल रहे हैं, तो कहाँ से उनका लीजर टाइम है कि सरकार को कंप्लेन करें। बच्चे लोग भी मैक्सिमम मिड डे मील के लिए आते हैं। वो लॉजिक देखिए, मिड डे मील बहुत अच्छी स्कीम है। मिड डे मील इसलिए लाई गई थी कि जो ज़्यादा गरीब लोग हैं ना, वो आर्गूमेंट देते थे कि हमारा बच्चा घर पे काम करता है कुछ कमाने के लिए, आपको देते नहीं हमें, तो सरकार ने कहा एक काम करते हैं, मिड डे मील लिया। मिड डे मील से ये होगा कि आपके बच्चों को खाना मिलेगा तो आपको कमाना नहीं है, हम खाना दे रहे हैं, आप बच्चे को बस स्कूल भेज दो। इसका लॉजिक ये था कि उसे खाना भी मिल जाएगा, इससे हमारा न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। वरना इंडिया में न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड घट रहा है, आपको पता है रिपोर्ट के हिसाब से। तो इससे बच्चे का न्यूट्रिशन भी हो जाएगा, पेरेंट्स पर बर्डन भी कम हो जाएगा और प्यारी सी एजुकेशन भी मिल जाएगी बच्चे को। ये लॉजिक है, बहुत अच्छी स्कीम। बट अगेन आई एम सेइंग पेपर पे बहुत अच्छी स्कीम, पर कैसा नहीं सारी स्टेट में बेकार, कुछ स्टेट में बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हो रही है, कुछ स्टेट में कुछ जगहों पे खराब है जो न्यूज बन जाती है। अब प्रॉब्लम यही है ना, सरकार अगर 99 लोगों को खाना दे दे और एक को ना दे पाए तो मीडिया उस एक की फोटो बना लेता है कि देखो बेचारा व्यक्ति भूखा रह गया। 99 को खाना दे दिया सरकार ने। मिड डे मील स्कीम में कमियां हैं, मैं डिनाई नहीं करता, बहुत सी जगहों पे स्टूपिडिटी होती है, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड स्कीम। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बच्चे आते हैं तो बहुतों का खाना, बहुत से बच्चों का पेट भरता है इससे, खासकर उन पेरेंट्स का जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स अ गुड स्कीम। तो लिख लिया क्वालिटी विद क्वांटिटी, क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी सिंड्रोम। ठीक है, चलो ठीक है, दीज आर दो पॉइंट बहुत है। बाकी इसमें आप प्लीज ये गवर्नेंस में, हम तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे, गवर्नेंस में प्रॉपर कवर होगा एजुकेशन का, उसमें जो भी रिफॉर्म्स वगैरह इश्यूज वगैरह आते हैं तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं आर्टिकल 20। यूरोपियन कंट्रीज ऐसे देखा जाए सर, बहुत एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उनको पैसा भी बहुत है और वहाँ के लोग अवेयर भी होते हैं, सरकार की गर्दन पकड़ लेते हैं वो जरा सी। जापान का भी देखा जाए तो एक मतलब स्टेशन बंद करने का था तो एक लड़की स्कूल जाती थी, जब तक ग्रेजुएट नहीं हुई वो स्टेशन चलता रहा, सिर्फ वो एक लड़की के लिए। तो अब इसमें देखिए, हम जब हम इलेक्शंस के लिए कर सकते हैं तो बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। जब हम इलेक्शंस के लिए हमारी इलेक्शन कमीशन नहीं करती, एक व्यक्ति के लिए गुजरात के गिर फॉरेस्ट में वोटिंग मशीन लगती है, एक व्यक्ति के लिए करने की बात है। अगर सरकार हमारे इंस्टीट्यूशंस को अपनी जेब में रख के ना घूमे, उन्हें आज़ाद छोड़े, तो वो वाकई में काम करेंगे। मैं टीएन सेशन का एग्जांपल दिया है आप लोगों को, दिया नहीं दिया? अरे बोला होगा, टीएन सेशन की कभी बात नहीं करी मैं। जो आप वोटर आईडी लेके घूमते हो, किसने दी थी? टीएन सेशन वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, अब याद आया, वो याद रखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कहीं भी अच्छा एग्जांपल कोट करना हो। मतलब पीपल वांट टू डू थिंग्स दे कैन डू, बट द प्रॉब्लम इज अच्छे लोगों को ऊपर तक कोई लेके नहीं जाता, वो तो गलती से टीएन सेशन टाइप के लोग पहुंच जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। तो वोटर आईडी का सिस्टम लगा है, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे ऐसे कुछ करेंगे। अच्छा था, उसने बोल दिया था, वो भी हट गया था, उसने कहा ऐसे देख लूंगा मैं सबको। चलो लिखो आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है आर्टिकल 22? प्रिवेंशन फ्रॉम अच्छा
प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन बेसिकली। डिटेंशन अरेस्ट एंड डिटेंशन जल्दी से समझते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। आर्टिकल 22 बेसिकली इसमें दो चीजें जो हमें समझनी है विद रिस्पेक्ट टू, इसमें दो तरह की प्रोविजंस हैं। इसमें दो तरह की डिटेंशन होती है, एक होती है प्यूनिटिव, अदर इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव के तहत आपका है जो आप पढ़ते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में। अभी क्या होता है इसमें एग्जांपल आप समझिए, एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं जैसे आपका ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ रॉलेट एक्ट। रॉलेट, इसका रियल नाम क्या था रॉलेट एक्ट का, याद रखिएगा, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन स्टेट में आते हैं, यूपीएससी में तो नहीं आते। रॉलेट वाज द कमिटी, सिडनी रॉलेट, जिसके रिकमेंडेशन पे ये एक्ट आया था। एक्ट का नाम क्या था, पॉपुलरली हम इसे रॉलेट एक्ट बोलते हैं। सर आर्म्स एक्ट, अरे आर्म्स एक्ट, उसको ब्लैक आर्म्स एक्ट ठीक था लेकिन आर्म्स एक्ट अलग था, वो भी आया था उसी वक्त पे, उसी वक्त का सीन है वो। कोई नहीं, आप देख लेना, मुझे भी याद नहीं आ रहा। सर ब्लैक लॉ तो ऐसे बोलते हैं, है ऐसे तो ब्लैक लॉ बोलते हैं। ब्लैक लॉ गांधी ने इसे टाइटल दिया, गांधी कॉल्ड इट ब्लैक लॉ, रेसिस्ट टर्म। एनीवे तो ठीक है, रॉलेट एक्ट, इसका रियल नेम देख लेना, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी समथिंग करके नाम है इसका। एनीवे हां, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, हां ऐसा कुछ नाम। एनीवे ठीक है, तो मेन हम एनएसए को देखेंगे, ये तो है नहीं, अब तो खत्म करते हैं इसकी कहानी। एनएसए के बाद अब देखिए, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा नहीं होती और नेता तो पैदा ही हिपोक्रेट होता है, ठीक है। तो ये समझिए, हमने रॉलेट के खिलाफ विद्रोह किया, इतने बड़े मूवमेंट हुए इसके खिलाफ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब कुछ चला इसके खिलाफ। हमारा मेन आर्गुमेंट क्या था कि आप बिना ट्रायल के किसी को कैद में कैसे डाल सकते हो, लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने कहा हम बिना ट्रायल के कैद में डाल सकते हैं। जो चीज उनके जिसके जब उन्होंने किया तो हमने प्रोटेस्ट किया, इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन फेल मारे, जब वो चीज हम करके बैठ गए और हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया एक्ट का छोड़ो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन। बेसिकली इसमें नेहरू को बहुत बोला जाता है। इन 1936 आई बिलीव, सिविल लिबर्टी यूनियन वाज फाउंडेड, ठीक है। नेहरू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गिव अ स्पीच एंड ही प्रॉमिस्ड द पीपल ऑफ इंडिया कि देयर विल बी नो ब्लैक लॉज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। उसने प्रॉमिस किया था यहाँ पे इस पॉइंट पे, और जब एक्ट बना तो हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री हैविंग प्रिवेंटिव डिटेंशन इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी कंट्रियों में रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, लेकिन वॉर के टाइम पे, हमारा तो नॉर्मल टाइम्स पे प्रिवेंटिव डिटेंशन है। अब मेन रीजन फर्क समझते हैं दोनों में। प्यूनिटिव में आपने क्राइम किया, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, फिर आपका ट्रायल चला कोर्ट में, कोर्ट ने आपको पनिश किया और अल्टीमेटली आपको डिटेन किया गया जेल में। दिस प्रोसेस, आपने क्राइम किया, आपको अरेस्ट किया, ट्रायल चला, पनिशमेंट आई और डिटेंशन, इट इज कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन। दिस मैकेनिज्म। प्रिवेंटिव में इसका अलग होता है। प्रिवेंटिव में क्या होता है, पहले आपको अरेस्ट किया गया, सबके दायरे में किया, फिर आपका ट्रायल चला, फिर कोर्ट ने पनिशमेंट दी, ठीक है, फिर आप बरी हो गए, कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया, फिर आप बरी हो गए। मतलब इस पनिशमेंट कैसी थी? पनिशमेंट नहीं, ऑर्डर कहना चाहिए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया और आप बरी हो गए। लॉजिक यहाँ पे ये है, आपने कोई क्राइम कमिट किया नहीं है अभी तक। Preventive detention means the police arrest you and put you in prison on the behalf of क्राइम कर दो, क्राइम आपने किया नहीं, आप घर पे बैठे हुए थे, आपने सोचा मैं क्राइम करूंगा, ठीक है, और वो धोखे से पता चल गया, वो भी सोचे, वो ने भी सोचा कि ये क्राइम करेगा, दोनों ने सेम टाइम पे सोचा, तो आपको अरेस्ट कर लिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसमें आपने क्राइम नहीं किया पर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी इन द अंडर द आर्गुमेंट कि आप क्राइम कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसका सरकार कैसे इस्तेमाल करती है, एनएसए। मान लीजिए सरकार कोई कानून लाई, आपको पसंद नहीं, आपने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो सरकार आपको अरेस्ट कर लेगी, किसमें, एनएसए में, कहेगी कि आप दंगा भड़का सकते हो, हम कुछ किए तुम कुछ किए भी नहीं। नेशनल सिक्योरिटी ऐसे कुछ है, कैसा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए वही तो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जैसा इसी अंग्रेजों के जमाने में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जो आए थे, इसके खिलाफ भगत सिंह ने
आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, पब्लिक सेफ्टी है, वो भी इसी प्रकार का था। बात क्लियर है? प्रिवेंटिव प्यूनिटिव में फर्क आया। प्यूनिटिव में आपने क्राइम किया फिर आप अरेस्ट हुए, प्रिवेंटिव में आपने क्राइम किया भी नहीं है, पहले ही अरेस्ट हो गए। ठीक है, इसमें 1 साल तक आपको जेल में रख सकते हैं बिना ट्रायल के। सरकार आपको 1 साल तक जेल में रख सकती है बिना ट्रायल के। मजे करो। तो इसका इस्तेमाल खासकर किसके खिलाफ होता है? पॉलिटिकल डिसिडेंट के खिलाफ। आप मान लीजिए यू आर अ वेरी पॉपुलर फिगर, पब्लिक फिगर, ठीक है, कोई चीज होती है न्यू स्टार्ट, आप प्रोटेस्ट की बोलते हैं, धमकी देते हैं कि सरकार ने अगर ये कानून नहीं बदला तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, तो पुलिस आएगी और आपको उठा के ले जाएगी, कहेगी जेल में प्रोटेस्ट करना। That's preventing. It's a very bad thing. तो हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें हंसने का अधिकार है, बट इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। सरकार को इस तरह की अनपैरेलल पावर नहीं मिलनी चाहिए। सर मैं देखा ऐसा नहीं सामने होते हुए सर। किसे? मैंने दिल्ली में देखा, यहाँ पे एक व्यक्ति ने कुछ लिखा था मोदी जी को, जो मतलब क्राइम वगैरह में अरेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो पुलिस उनको उठाना शुरू कर देती है। हाँ, वो थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है। जब इलेक्शंस वगैरह आते हैं ना, तो जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं जिनका प्राइवेट क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, पुलिस उन्हें उठा लेती है। लेकिन जैसे पुलिस उठाने आती है, कोई इन्फॉर्म करते हैं तो भागते हैं। देखा है सामने। सर इस बार तो यूपी के इलेक्शन में रेड कार्ड बांट रहा था सबके सामने। ये थोड़ा सा मतलब बुरा है, बुरा इस सेंस में है। वो तो चलो आप अरेस्ट करते हैं, अलग चीज है, ये बहुत ही बुरा है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत 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 बुरा है। सरकार किसी की भी रही, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लॉजिक इज इट्स बैड। कमाल की बात ये है, 2 एक्ट ऐसे आंसर राइटिंग में सर वो करते सकते हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपका अधिकार, आप तो करोगे ही इसे क्रिटिसाइज। यस सर, You will criticize this ना, that because they अच्छाई भी बताना पड़ेगा यूपीएससी के आंसर राइटिंग। अच्छाई एंड में आप जस्टिफाइड करते हुए लिखोगे कि दो these act impinge on human rights but still we should promote SOP this and that, कि हमें SOPs प्रमोट करने चाहिए, बस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हमें इसके सेफगार्ड्स लाने चाहिए, ठीक है। बट और आप एंड में करते हो, इस केस में तो आप स्पेशली कह सकते हैं कि द लाइट ऑफ डेमोक्रेसी इट इज बेटर इफ वी अबॉलिश दिस एंड ब्रिंग सम डिफरेंट एक्ट। जैसे आपकी बहुत कमीशंस ने बोली, आप खुद मत बोले, किसी भी कमीशन का नाम लिख देना, बताएंगे भी। कमीशन कहते हैं दिस कमीशन इज रिकमेंडेड टू अबॉलिश दिस है। न्यूमरस कमीशन रही है, लॉ कमीशन इंक्लूडेड हु हैव रिकमेंडेड कि हमें इसे अबॉलिश करना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में होना पूरी बात है। वी क्लेम टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड अ लिबरल डेमोक्रेसी। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसके खिलाफ हमने पूरा का पूरा मूवमेंट करा था जब अंग्रेज लाए थे, और उसी चीज को हम लाके बैठे हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? तो क्लियर है, प्रिवेंटिव प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव में हमारे पास एक्ट है एनएसए, और ये एनएसए इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, ठीक है। तो कोई सरकार है जो इंदिरा गांधी को कोसते खत्म नहीं होती, और 2 एक्ट आपका यूएपीए भी कब आया था, उसी के टाइम पे आया था, और ये दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, बेसिकली आतंकवाद का कानून। दोनों को एक ही मतलब निकाला है। थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ये अलग है। इसमें आपको आतंकवादी नहीं बोला जा रहा, बट आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है बिकॉज यू कुड बी अ पोटेंशियल डेंजर। इसमें आपको डायरेक्टली आतंकवादी बोला जा रहा है। तो फिर मतलब उसमें जेल में, मतलब डिटेंशन में, इसमें भी आप 6 महीने जेल में रह सकते हो बिना ट्रायल के। इसमें 1 साल तक, इसमें 1 साल तक। एक और था वैसे आपका सेक्शन 124 सेडिशन, हालांकि अभी हटा दिया गया, हमने इसकी डिटेल में करा था, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टॉप कर दिया। अभी ये देखते हैं क्या होता है। क्लियर? प्रिवेंटिव प्यूनिटिव एनएसए का इशू, अगेन ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, अब इसमें हम क्या होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ डिटेंशन। अब इसमें 2 पार्ट, ये जो मैंने आपको बताया पार्ट 2 है, आर्टिकल 22 का पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन प्यूनिटिव से डील करता है पार्ट 1। इसमें कुछ राइट्स भी दिए हुए हैं आपको। राइट्स क्या है? व्हेन यू आर अरेस्टेड विद इन 24 आवर्स you must be produced to a magistrate। ये प्रोविजन इसलिए लाया गया था बिकॉज पुलिस आपको अरेस्ट करके जिंदगी भर रख सकती है जेल में, तो लाया गया एक बार आप मैजिस्ट्रेट के सामने पहुंचो। इसलिए देखा 24 घंटे में पुलिस वाले कुछ नहीं करते, वेटेड। अगर आप हिस्ट्री शीट करो तो बात अलग है, अदरवाइज पुलिस दिस इज रेसिस्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो इन दिस सेक्शन यू कैन बेसिकली 24 आवर में आपको जिस वक्त अरेस्ट किया गया उसके 24 आवर में आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, डज नॉट इंक्लूड हॉलीडेज एंड ट्रैवलिंग टाइम।
तो अगर आपने कोई शूट आउट और डाला हुआ टाइप की मूवी देखी हो तो उसमें नोटिस करना, वो जब उसे उठाता है तो उसे ट्रैवल करवाता रहता है, उसका टाइम काउंट क्योंकि वो टाइम काउंट नहीं होता है 24 आवर्स का। जिप्सी में से घुमाता रहता है, कहता बेटा मरेगा तो यही, ठीक है। ये भी हम कर सकते थे कुछ, ठीक है। तो 24 आवर में मैजिस्ट्रेट लॉजिक समझ में आया क्यों? क्योंकि सरकार आपको जिंदगी भर कैद में रख सकती है। तो एक बार आप मैजिस्ट्रेट के सामने आ जाओगे तो इट विल बी प्रूवन कि आपकी डिटेंशन लीगल थी या नहीं थी। उसमें एक्सेप्शन में है आपका प्रिवेंटिव में एनएसए एंड यूएपी, ठीक है। और इसी में आपको राइट टू अटर्नी होता है, आपको अटर्नी मिलेगा, 24 घंटे में आपको प्रोड्यूस करना होगा। फीमेल्स को रात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अरेस्ट किया जाएगा तो मतलब प्रॉपर अटॉर्नी वगैरह मिलेगा सर? सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपके पास लीगल असिस्टेंस का राइट होता है। अगर मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई वकील तो सरकार चलाती है, पर बिलीव मी वो ऐसा वकील होता है कि इससे बढ़िया तो आप अफोर्ड कर ही लो, ठीक है। अरे उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता ना, उनको इंसेंटिव नहीं बॉस के मिलता। साथ बोल देता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरा इवेंट अपराधी है। जो भी है चलो ठीक है, लिख लीजिए, चलो लेट्स सेट। सर अभी कुछ अभी फीमेल्स के बारे में बता रहे थे। उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते रात को, अगर अरेस्ट करना है तो कुछ अरेस्ट करना है तो एक फीमेल कांस्टेबल होना चाहिए और आपके पास रिटन प्रूफ होना चाहिए कि दे आर फ्लाइट रिस्क। अगर आप प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में ये बात आएगी, पक्का आएगी कि आपने रात में अरेस्ट किया तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो फ्लाइट रिस्क थी, वो भाग सकती थी इसलिए मैंने पकड़ा, और उसके लिए भी फीमेल कांस्टेबल या कोई होना जरूरी होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। सॉरी, मैंने सुना था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। ऐसा तो अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का वेट थोड़ा ना करोगे उसके ऑर्डर का। हमने ऑफेंस पढ़ रहे थे ना, कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल। अब चलो वो रेप तो नहीं, पर वो मर्डर करने जा रही हो तो वेट थोड़ा ना करोगे, अरे ऑर्डर आ जान दो आराम से, तब तक तो मर्डर कर चुकी होगी। चलो जो भी वैसे इसमें भी आर्गुमेंट आता है, जैसे रेप का केस में भी आर्गुमेंट आता है। लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि रेप लॉज को न्यूट्रल कीजिए। आपको लौंडा बोलेगा रेप है तो लोग हंसने लग जाते हैं। क्या सर? लौंडा बोले कि इफ अ गाय सीज दैट आई एम बीइंग रेप्ड, आई हैव बीन रेप्ड, तो लोग हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ठीक है। बॉयज के केस में रेप सीरियसली लिया नहीं जाता, क्योंकि हमारा कोई भी लॉ इसके बारे में बात नहीं करता। बट लॉ कमीशन है स्पेसिफिकली सेड कि हमारे जितने भी रेप लॉज है दे शुड बी मेड जेंडर न्यूट्रल। पर प्रॉब्लम क्या है, कौन करेगा ये काम? संसद में होगा। संसद में कौन बैठे हुए हैं? उनकी दिमाग क्या है? पैट्रियार्कल मेंटालिटी। वो तो ना एक है, हाँ यही आर्गुमेंट आता है, मेल का रेप केस हो सकता है। मैंने कहा अच्छा बेटा तुम्हें नो का मतलब नहीं पता, इसका मतलब नो तो कोई भी बोल सकता है। चलो पिंक मूवी दिखाना चाहिए तो या पिंक मूवी दिखानी चाहिए, अच्छी मूवी थी। आर्टिकल 22 लिख लिया हमने, वैसे जैसे आप लिखना शुरू करिए। Article 22 provides two type of detentions. Article 22 provides two type of detentions. First, punitive. Within this लिखिए, a person is arrested after the crime. A person is arrested after the crime and then goes through proper court trial. Full stop. Only after the trial the detention is ordered. आप डिटेंशन में और कस्टडी वर्क में फर्क करना सीखिए। जो ड्यूरिंग डिटेंशन इज ऑर्डर्ड। डिटेंशन केस के बाद होती है, कस्टडी अलग होता है। कस्टडी केस के दौरान होती है, और वो भी जब होती है जब आप फ्लाइट रिस्क हो। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको अरेस्ट तभी किया जाएगा जब आप फ्लाइट रिस्क हैं, आपको हथकड़ी तभी लगाई जाएगी जब आप फ्लाइट रिस्क हैं, आपको कस्टडी में तभी लिया जाएगा जब आप फ्लाइट रिस्क हैं। आप भाग सकते हैं या आप सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका मैं फुल्ली कोऑपरेट कर रहा हूँ तो आपको वो पकड़ नहीं सकता, अरेस्ट तो दूर की बात है। उस केस में होता है। तो लिख लिया सबने?
लेकिन सर ऐसा प्रैक्टिकली मतलब नहीं होता होगा ना, रियल लाइफ में तो नहीं वो होता सब है। प्रूफ कर ही देते हैं ये भागने वाला था ऐसा कुछ। अब वो तो जो भी रियल लाइफ में तो नहीं होता, बट स्टिल अगर आप यू आर कोऑपरेटिव पर्सन, आप कोऑपरेट करते जाइए, बोलिए हाँ मैं चल रहा हूँ, चलो। व्यक्ति व्यक्ति का फर्क होता है, वही सेम लॉजिक आता है। जो आप बोले थे स्वेटर बुन रही है, वो इसलिए बुन रही है कि उसे पता है उसके सामने वाला व्यक्ति कौन है। तो उसे पता लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कुछ है तो वो स्वेटर नहीं बुनेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन, Punitive detention हो गया सही। sorry, preventive detention, I'm sorry, preventive detention. Within this right now, a person is arrested. A person is arrested before. A person is arrested before committing crime. Before committing crime. Comma, if the state feels that the sad person, sad person can commit a crime, can commit a crime. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब हेडिंग प्रोविजंस। आर्टिकल 22 के प्रोविजन देख लेते किसी व्यक्ति से क्राइम कर सकता है। हैं। एसएडी वाला था एसएडी। अरे सैड नहीं, सैड बोला, ऐसे आईडी वाला है। एसएडी बोलते था वही मैं। सैड व्यक्ति क्राइम करता है, तुम्हारा दिल टूटेगा, फिर देखेंगे। फिर तुम कहोगे मैं उड़ा देगा उसे। चलो पहला प्रोविजन लिखिए, पहला प्रोविजन बस प्रोविजन। A person arrested provision. A person arrested must be told about the crime that he is committed. आपको अरेस्ट करते हुए बताना होता है कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। A person must be told about the crime committed. Person must be told about the crime committed, for which he is being arrested. Next point, the arrested person. Next point, the arrested. नेक्स्ट प्रोविजन है। हाँ प्रोविजन में चल रहा है। नेक्स्ट इज द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी अलाउड। The arrested person must be allowed to consult a legal practitioner. Must be allowed to consult a legal practitioner of his choice. Legal practitioner of his choice. Next, he must be produced. He must be produced before a judicial magistrate. He must be produced before a judicial magistrate within 24 hours. Must be produced before a judicial magistrate within 24 hours. Full stop. However, the time taken. Full stop. However, the time taken in the commute, and the holidays, are not counted. नहीं आपको देखा ना, पुलिस क्या करती है जब उसे परेशान करना होता है किसी को तो वो उसे अरेस्ट करते हैं सैटरडे वाले दिन। मंडे तक हमारी कस्टडी है, ठीक है। फ्राइडे कर लेते हैं अगर उस स्टेट में सैटरडे को कोर्ट नहीं खुलती है तो, ठीक है। ऐसे टाइप पे अरेस्ट करते हैं कि एक दिन तो जेल में रहेगा, तो कितने लिंक बुला ले, एक दिन तो रहेगा। बट अगेन उसमें आपके लिंक्स के ऊपर है। अगर एक जज चाहे तो छुट्टी में भी छुट्टी हो, हॉलीडे के टाइम पे भी छुट्टी दे सकता है, आपको बेल दे सकता है, वो उसके ऊपर। और वो अरेस्ट ऐसे टाइम पे करते हैं, ठीक है। आगे लिखे सुप्रीम कोर्ट की
Supreme Court's view. इसमें लिखिए Supreme Court has emphasized that if an accused is unlikely to destroy evidences or threaten witnesses and is likely to cooperate with the police comma, then the bail is the norm and the jail is the exception. BAIL. Bail is the norm and the jail is the exception. Full stop. However, such protections are not available. किसको अवेलेबल नहीं होती? प्रिवेंटिव डिटेंशन में प्रोटेक्शन आर नॉट अवेलेबल टू द पर्सन detained under preventive detention laws. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लिखिए सेफगार्ड्स. नेक्स्ट है सब हेडिंग सेफगार्ड्स इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस. सेफगार्ड्स इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस. इसमें पहला देखिए safeguard in preventive detention laws. First point, if the detention is to be extended beyond 3 months, then it must be authorized by an advisory board. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, he must be informed of the ground of his arrest. He must be informed of the ground of arrest. इसमें होता है, NSA में भी होता है. NSA में 1 साल तक कैद है, लेकिन 10 दिन का टाइम होता है. 10 दिन तक बताना होता है, 10 दिन के बाद बताना पड़ता है. Until unless बहुत ही सीवियर केस. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए. He must be given an opportunity to make a representation before the court. But again remember, ये सारे केवल सिचुएशनल है. पुलिस अगर चाहे तो सारे डिनाई कर सकती है. बोल देगी कि भैया ये क्या होता है, ये डेंजर व्यक्ति था, हम इसे बाहर लाएंगे तो भाग जाएगा, इसके दोस्त बैठे हैं बाहर भगाने के लिए. बोल देंगे हम नहीं ला सकते कोर्ट के सामने. ठीक है, वैसे भी NSA में तो आपको पता ही है 1 साल तक कैद है. ठीक है, अब इसमें जैसे सेफगार्ड है आपका अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी का, वो
सकता है मना कर दें आपको लेस अपॉर्चुनिटी टू द कोर्ट, कह सकते हैं कि इट्स मान लीजिए कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इशू क्रिएट कर दें, तो पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और पुलिस किसके कहने पे काम करती है? नेता। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारा जो न्याय का सिस्टम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पुलिस नेताओं के अंडर काम करती है और इसलिए वो डर के जीती है। पुलिस अगर थोड़ी नेताओं के हाथ से निकल जाए, सबसे बड़ी बात, इसीलिए यूके के प्राइम मिनिस्टर का चालान हो सकता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर करेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट?